हाय हेलो नमस्कार राधे राधे सभी को। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया प्रकार से चल रही होगी। तो जिस प्रकार से लगातार हमारी सीरीज हिस्ट्री की चल रही है और अभी हम जो कवर कर रहे हैं वो एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत आप लोग कह सकते हो। एक एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल बढ़िया से कवर कर रहे हैं भाई। अब तक हमारी 2 क्लासें हुई है। जो बच्चा पहली बार क्लास को देख रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। और इस क्लास की जो प्लेलिस्ट है मैं बना दूंगा। एक 10 मिनट का शो, आज हमारा पहली क्लास थी सुबह, आप लोगों ने उसको देखा होगा। और जिस प्रकार से मैंने आपको युद्ध अभ्यास करवाए थे तो वो आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लेने हैं। इसी प्रकार से लगातार आपको सुबह 9 बजे 10 मिनट के शो में अलग अलग प्रकार के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। और शाम वाली जो हमारी क्लास है उसके अंदर हमारी चल रही है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक कल अपन ने कर लिया था और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जितना हो सके सेशन को लाइक और शेयर कर देना भाई। और पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। यानी आपसे बात हो रही है यहाँ पर पुरुषार्थ की। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुरुषार्थ की संख्या कितनी होती है। जैसे आप पढ़ रहे थे ना आप कि वेदों की संख्या कितनी होती है, पुराणों की संख्या कितनी होती है, वेदांग कितने होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पुरुषार्थ होते हैं, आश्रम होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पुरुषार्थ जो होते हैं ना, इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, तो इनकी संख्या बताई गई है 4। अब 4 पुरुषार्थ है तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है। धर्म, काम, अर्थ, शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा। शिक्षा जो है ना, यह एक पुरुषार्थ नहीं है। शिक्षा तो मैंने आपको क्या करवाया था, शिक्षा तो वेदांग के अंदर थी। ठीक है ना, कुल कितने वेदांग अपन ने पढ़े थे, कुल अपन ने 6 वेदांग पढ़े थे। तो 6 वेदांग में से एक शिक्षा थी। और आप कमेंट करके मेरे को बताओ, मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षा है उसे वेदांग का क्या माना गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी, MEE और BEF मैंने बताया था। और अपन ने ये पढ़ा था कि किसे तो वेदांग का माउथ कहा जाता है, किसे वेदांग का ब्रेन कहा जाता है, किसे वेदांग का ईयर कहा जाता है। ये मैंने आपको चीज़ें करवाई थी। आप कमेंट करके बताओ शिक्षा को वेदांग का क्या कहा गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो वेदांग है। यहाँ पर ये तीनों के तीनों अपने आप में क्या है, तो पुरुषार्थ है, धर्म भी है, काम भी है, अर्थ है, और एक कौन सा है, एक है मोक्ष। चौथा जो पुरुषार्थ है ना, वो कौन सा आएगा, वो रहेगा आपका यहाँ पर मोक्ष। क्लियर हुआ क्या? तो इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी है। शिक्षा जो है ना, यह अपने आप में पुरुषार्थ नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 50 से 75 वर्ष की अवस्था को कौन सा आश्रम कहा जाता है। आप लोगों ने शायद ही ऐसे क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे भाई। अगर देखो पढ़ रखे तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है ना, ऐसे क्वेश्चन आपने कम पढ़ रखे होंगे ना। 50 से 75 वर्ष की अवस्था को कौन सा आश्रम कहा जाता है, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। पहली बात तो आपको ये पता हो भी, जिस प्रकार से 4 अपन ने क्या पढ़े हैं, पुरुषार्थ पढ़े हैं, ऐसे ही 4 क्या होते हैं, आश्रम होते हैं, है ना। आश्रम भी कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं, आप पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जन्म से लेकर के जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब व्यक्ति की उम्र बीत जाती है, उम्र बढ़ जाती है, इस उम्र को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। यही अपने आप में आश्रम है। लेकिन जो शुरुआत होती है उसमें यह बताया गया है, जैसे मान लो 0 से लेकर के 5 वर्ष तक की अगर उम्र है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे तो आपको पता ही है कि बाल्यावस्था कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था, या फिर इसी को अपन क्या बोल देते हैं, इसी को शिशु अवस्था कहा जाता है, शिशु अवस्था। लेकिन ये आश्रम के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये तो पहला पॉइंट है। अब जो 5 वर्ष से लेकर के जो 75 वर्ष की उम्र है ना, और 75 वर्ष से बाद की उम्र है, उसको अलग अलग प्रकार से आश्रम के नाम दिए गए हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, यहाँ पर पहला पॉइंट है कि क्या पूछा गया है, 50 से 75 वर्ष। देखो 5 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष से 25 वर्ष तक की जो उम्र है ना, 5 वर्ष से 25 वर्ष तक की उम्र, उसे क्या बताया गया है, उसे ब्रह्मचर्य बताया गया है। उसे क्या बताया गया है, उसे ब्रह्मचर्य बताया गया है। याद रखेंगे, यानी गुरुकुल में जो शिक्षा प्राप्त करनी होती है उसके बारे में। ठीक है, अगला जो जीवन होता है वो होता है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन कितना होता है, तो 25 वर्ष की उम्र से लेकर के ना
25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की जो आयु होती है ना, उसे ग्रस्त जीवन कहा जाता है। फिर अगर मैं कहूँ कि 50 वर्ष से बाद की जो उम्र होती है, 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक की जो उम्र होती है ना, उसे अपने आप में क्या कहा जाता है, उसे वानप्रस्थ कहा जाता है। और यही आपसे पूछा था कि 50 से 75 वर्ष की अवस्था को कौन सा आश्रम कहा जाता है, तो आपने बताना क्या है, 50 से 75 वर्ष की उम्र को कौन सा आश्रम बोलते हैं, उसे वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। वानप्रस्थ आश्रम जो है वो 50 से 75 वर्ष की उम्र में रहेगा। और अगर मैं कहूँ कि संन्यास जो होता है ना, ये 75 वर्ष के जो बाद की उम्र होती है, 75 वर्ष के बाद में जो आयु होती है उसे क्या बोलते हैं, संन्यास। तो ये व्यक्ति कहते हैं ना कि ये तो अपने आप में क्या हो गया, अब सन्यासी हो गया है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर लेनी है। उम्मीद है कि सेशन आपको कल वाला भी बढ़िया समझ में आया था और आप लोगों ने उस क्लास को बहुत बढ़िया से प्यार दिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखना क्लास का, सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी वानप्रस्थ रहेगा भाई, ठीक है। आइए, ऋग्वैदिक काल का समय था। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, जो अपने आप में वैदिक समाज है या जो वैदिक काल है ना। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्वेश्चन अपन ने किए थे, उसके बाद में जो वैदिक समाज या वैदिक काल आता है, यहाँ पर तो बात हो रही है किसकी, ऋग्वैदिक काल की। अगर मैं कहूँ आपको कि जो वैदिक काल होता है ना, वैदिक काल, इसे ही आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैदिक काल को ही आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो वैदिक काल है इसका समय बताया गया है कब से कब तक, तो 1500 BC से लेकर के ना 600 BC तक ये किसका टाइम पीरियड है, ये वैदिक काल का टाइम पीरियड रहेगा। और इसी वैदिक काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा आता है इसका, पहला है ऋग्वैदिक काल। पहला क्या रहेगा, ऋग्वैदिक जो काल है वो आपको नोट कर लेना है, या ऋग्वैदिक समय जो रहेगा वो कब से कब तक है, तो वो 1500 BC से लेकर के ना वो रहेगा 1000 BC तक भाई। 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक रहेगा, ठीक है। और अगला मैं कहूँ कि जो दूसरा यहाँ पर पार्ट है वो कौन सा आता है, तो इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल जो है ना वो इसे कहा जाता है, जो आपको नोट डाउन कर लेना है। इसका टाइम पीरियड रहेगा 1000 BC से लेकर के ना 600 BC तक जो टाइम पीरियड है वो किसका रहेगा, वो उत्तर वैदिक काल का रहेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी प्रकार से आ रहा होगा। भाई क्लास को एक बार जब देख रहे हो ना तो साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठ जाया करो। अगर आपके पास में ऐसे वाले नोट्स बना रखे हैं तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, बस मेन पॉइंट लिखते रहो और रिविजन करते रहो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लिया करो। इसने पूछा था कि ऋग्वैदिक काल का समय कौन सा रहेगा, तो ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 BC से लेकर के ना 600 BC तक, सॉरी ऋग्वैदिक काल पूछा था ना, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर आएगा अपना सी, 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा ऋग्वैदिक काल का। क्लियर हुआ क्या, आगे बढ़े। आइए फिर, और जो 10 मिनट का शो है ना भाई उसको देख लिया करो। सुबह 9 बजे हमारी क्लास चलती है। 10 मिनट के शो के अंदर कल अपन ने क्या पढ़े थे, युद्ध अभ्यास, यानी आज जो हमारी क्लास हुई थी ना सुबह वो हुई थी युद्ध अभ्यास की। कल जो है वो अपन देखेंगे को क्या पढ़ना है इसके अंदर। वैदिक समाज के निर्माता आर्यों की भाषा क्या थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने आर्यों के बारे में कुछ बातें पढ़ रखी होगी, कुछ क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे कि जो आर्य लोग है ये कहाँ से आए थे, कौन थे। आइए इस क्वेश्चन के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बात यहाँ पर हो रही है वैदिक समाज की, और वैदिक समाज में बात हो रही है किसकी, आर्यों की। तो एक क्वेश्चन आपको ये बन गया कि वैदिक समाज के निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो वैदिक समाज के निर्माता आर्यों को कहा जाता है, ठीक है। ये जो आर्य है ये कहाँ से भारत के अंदर आए थे, तो ये मध्य एशिया से भारत के अंदर आते हैं। मध्य एशिया से ये भारत के अंदर आए थे, और मध्य एशिया से जब भारत में आए थे तो ये कहाँ पर, तो सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर। सप्त सिंधु प्रदेश याद रखेंगे अच्छी प्रकार से। आर्य जो लोग हैं ना ये मध्य एशिया से भारत के अंदर आते हैं सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर। अगर मैं कहूँ कि सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब क्या हुआ, जैसे आप बोल सकते हैं कि 7 नदियों का स्थान, इसे 7
नदियों का स्थान भी अपन कह सकते हैं और 7 नदियों का क्षेत्र भी कह सकते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हो पंजाब और हरियाणा। ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा वाला जो क्षेत्र है इसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आए थे कौन, ये आर्य। अब ये जो आर्य थे ना, इनको अपने आप में कौन सी लैंग्वेज थी, इनकी भाषा कौन सी थी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इनकी भाषा थी संस्कृत। इनकी मेन भाषा कौन सी थी, इनकी थी संस्कृत भाषा। अब जो व्यक्ति भारत के अंदर पहले से मौजूद है, यानी भारत के अंदर पहले से लोग बसे हुए हैं, तो आपने यहाँ पर 2 वर्डिंग कभी पढ़ी होगी, एक तो होता है आर्य और एक होता है अनार्य। ठीक है ना, आर्य और अनार्य। आर्य तो कौन हो गए, जिनको संस्कृत लैंग्वेज आती थी वो क्या कहलाए थे, वो आर्य कहलाए थे। लेकिन जिनको संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती थी, यहाँ पर आपको एक बात नोट कर लेनी है, अनार्य कौन कहलाए थे, जिनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी वो क्या कहलाए थे, वो अनार्य कहलाए थे। आपने कल एक चीज़ पढ़ी थी, मैंने आपको एक चीज़ करवाई थी कि जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है वहाँ पर दशराज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। एक का कमेंट भी आया था स्टूडेंट्स का, नाम भूल रहा हूँ मैं अभी, वो रावी नदी के किनारे ही लड़ा गया था। जो दशराज्य युद्ध है ना, वो रावी नदी के किनारे 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच में लड़ा गया था। तो वहाँ पर ना उस दशराज्य युद्ध के बारे में ये भी बात आती है कि जो दशराज्य युद्ध है, जैसे दशराज्य युद्ध है ना, ये किन किन के बीच में लड़ा गया था, तो ये भी लिखा आ सकता है कि यह आर्यों और अनार्यों के बीच में लड़ा गया था। आर्यों और अनार्यों के बीच में लड़ा गया था, ये वाली बात भी आ सकती है। इसमें विजय किसकी होती है, तो इसमें आर्यों की विजय होती है। और आर्यों की विजय होने का मतलब ये हुआ कि राजा सुदास की विजय होती है। ये शायद अपन ने कल परसों पढ़ा था। तो याद रखेंगे कि दशराज्य युद्ध रावी नदी किनारे लड़ा गया था, 10 राजाओं और सुदास की बात वहाँ पर हो रही थी। तो आपको याद रखना है कि वैदिक समाज के जो निर्माता हैं उनकी मेन जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, वो रहेगी संस्कृत। ठीक है, याद रखेंगे। और वैदिक समाज में अगर मैं कहूँ कि जो मुख्य पशु है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि इनका जो मुख्य पशु है वो कौन सा हुआ करता था, मुख्य पशु इनका गाय हुआ करती थी, याद रखेंगे। और जो व्यक्ति गाय का वध करता था उसे मृत्यु दंड भी दिया जाता था। ठीक है ना, मृत्यु दंड देने का प्रावधान भी था भाई, याद रखेंगे। इसमें मृत्यु दंड देने का प्रावधान था कि जो व्यक्ति गाय की हत्या करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब ये तो होगी मुख्य पशु की बात। यहाँ पर मुख्य अगर मैं कहूँ कि अर्थव्यवस्था का जो आधार था, यहाँ पर अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था इनका, वो क्या था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपने बता देना है इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। मुख्य आधार क्या था इनका, कृषि था। तो ये भी आपने नोट डाउन यहाँ पे कर लेना है। क्लियर हुआ क्या। तो जो आर्य लोग हैं ये भारत में कहाँ से एंटर करते हैं, तो ये मध्य एशिया से एंटर करते हैं, याद रखेंगे। ये सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर रुकते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब अपन इनको भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर्य कौन हो गए, तो जिनको संस्कृत लैंग्वेज आती थी, और अनार्य कौन से हो गए, जो भारत के अंदर पहले से बसे हुए हैं या जिनको संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती है, तो उनको यहाँ पर कहा गया था भाई। ठीक है, याद रखेंगे इसको अच्छे प्रकार से। तो ये आर्य जो है ना अपने आप में क्या कहलाए थे, श्रेष्ठ कहलाए थे। आर्यों को इनाम क्या दिया गया था, आर्यों को ही श्रेष्ठ कहा गया था। क्यों, इनकी लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत, इसी कारण क्या कहा गया था, इनको श्रेष्ठ कहा गया था। क्लियर हुआ। आइए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण है वो किस ऋषि ने किया था, कमेंट सेक्शन में छाप दो जल्दी से। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। शायद ही आपने ऐसे वाले क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे कि दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण है ना ये किसके द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगण, अगस्त्य ऋषि और वशिष्ठ, राजा जनक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा, देखो गौतम राहुगुण है ना, इन्होंने तो उत्तर भारत का आर्यीकरण किया था। उत्तर भारत का जो आर्यीकरण है ये किसके द्वारा किया गया था, ये तो
अगस्त ये अपने गौतम राहुगण के द्वारा किया गया था। लेकिन आपसे पूछा गया है दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण है वो किस ऋषि के द्वारा? अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया था। तो याद रखोगे अच्छी प्रकार से। आर्यों के बारे में एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर बनता है, तो आप याद रखेंगे दक्षिण भारत का आर्यीकरण किस ऋषि के द्वारा किया गया था? अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया था। क्लियर हुआ? लगे भी किसी प्रकार की डाउट है तो क्लास के बीच में कमेंट कर दिया करो, मैं क्लास को बीच में देख लेता हूं। और क्योंकि क्लास में रिकॉर्डेड करके डालता हूं, पता है आपको, और आपके कमेंट का रिप्लाई मैं कर देता हूं भाई, ठीक है। आइए फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी मानी गई थी? अब वैदिक काल में नदियों का जिक्र यहाँ पे आता है भाई, आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए कि वैदिक काल में जो नदियों का जिक्र किया गया है उसमें से एक क्वेश्चन लगभग बन जाता है। किसको लेकर के? नदी को लेकर के पूछा गया है कि वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा। सिंधु नदी जो है ना, ये वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है। तो वैदिक काल की नदी में कौन सा क्वेश्चन रहेगा? सिंधु नदी, ठीक है। लेकिन इन नदियों के कुछ नाम हुआ करते थे, जैसे झेलम नदी है ना, इसे क्या नाम दिया गया था? इसे वीतस्ता नाम दिया गया था, वीतस्ता, ठीक है। ऐसे ही जो व्यास नदी है इसे क्या नाम दिया गया था? विपाशा नाम दिया गया था, विपाशा। यानी वैदिक काल में नदियों के नाम थे। झेलम को क्या बोलते थे? वितस्ता बोलते थे। और व्यास को क्या बोलते थे? विपाशा। रावी को क्या बोलते थे? तो रावी को पुरुषणी नदी कहा गया था, पुरुषणी, ठीक है। ऐसे ही एक नदी है जिसका नाम था यहाँ पर सतलुज या सतलज नदी, इसको क्या कहा गया था? तो इसे स्तुद्री कहा गया था उसमें, स्तुद्री, ठीक है ना, याद रखेंगे। जैसे एक नदी है जिसका नाम है गंडक नदी, गंडक नदी, और गंडक नदी को क्या कहा गया था? गंडक नदी को कहा गया था यहाँ पर क्या? सदा नीरा, सदा नीरा कहा गया था। तो ये वो नदियां हैं जिनके बारे में एक और है, कौन सी? जिसका नाम है यहाँ पर चेनाब नदी, चेनाब नदी। और चेनाब नदी को क्या कहा गया था? अस्किनी कहा गया था भाई। तो ये वो नदियां हैं जिनके नाम आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए कि कौन सी नदी को वैदिक काल में किस नाम से पुकारा गया था। तो याद रखेंगे अच्छी प्रकार से। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसमें कि वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी आती है? महत्वपूर्ण नदी रहेगी यहाँ पर सिंधु नदी भाई। क्लियर? आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जिस क्वेश्चन में टाइम लगाने की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम टाइम लगाएंगे, जिसके अंदर ज़्यादा बताने के लिए कोई नहीं होगा वहाँ पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। वैदिक काल में गविष्टि का क्या अर्थ था? देखो मैंने ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन टाइप किए हैं ताकि उसके अंदर आप लोग कंफ्यूज हो, और कंफ्यूज होने का मतलब अगर आप इन क्वेश्चन को लगाओगे ना तो फिर आपकी डाउट क्लियर होगी यहाँ पर। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में टपक गए तो भाई आप करके आ जाओगे इनको। बात यहाँ पे किसकी हो रही है? गविष्टि की। एक शब्द दिया गया है कि भाई वैदिक काल में गविष्टि का क्या अर्थ था। अगर आपको पता हो तो छापिए कॉमेंट के अंदर, जल्दी से बताओ भाई। वैदिक काल में गविष्टि का जो अर्थ है ये क्या था? देखो, कृषि करना, व्यापार करना, पूजा करना, या गाय के लिए किया गया युद्ध। आपको एक बात बताता हूँ मैं यहाँ पर, जब भी वैदिक काल की बात आती है ना यहाँ पर, तो गविष्टि का मतलब पता है क्या होता है? गविष्टि यहाँ पर गाय के लिए शब्द यूज किया गया है। किसके लिए? गाय के लिए। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन के अंदर एक बात पढ़ी थी क्या, कि जो गाय है ना इसको ये बताया गया है कि इसका जो वध करेगा उसे क्या दिया जाएगा? उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो गाय है ये उसमें क्या हुआ करती थी? जो सबसे प्रमुख पशु है, सबसे प्रमुख पशु क्या हुआ करती थी? गाय हुआ करती थी, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऋग्वेद के अंदर गाय को क्या कहा गया था। एक तो आप ये बताओ कि ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया था, और दूसरा आपने बताना है कि ऋग्वेद में जो अविवाहित स्त्री हुआ करती थी, अविवाहित स्त्री, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया था, वो क्या था बताओ। तो गाय के लिए यहाँ पर क्या रहेगा कि गाय के लिए किया गया जो युद्ध है ना उसकी चर्चा यहाँ पर आती है। जो ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल में गविष्टि का क्या अर्थ रहेगा? गाय के लिए किया गया युद्ध। समझ गए?
गाय के लिए किया गया युद्ध। क्योंकि जब भी आप वैदिक काल को पढ़ते हो, ठीक है ना, जब भी आप वैदिक काल को पढ़ते हो तो वैदिक काल में जो प्रमुख हुआ करता था ना, वो था यहाँ पर राजा। और इस राजा को कौन चुनती थी? राजा को जनता चुनती थी भाई, ठीक है। और इस राजा का मेन काम ही क्या हुआ करता था? गाय वाला काम हुआ करता था, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर कि गाय के लिए किया गया जो युद्ध है वही अपने आप में क्या कहलाया था? वही गविष्टि कहलाया था। तो गविष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है आपने बता देना है। राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? आइए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वैदिक समाज में सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। छापो कमेंट के अंदर कि जो वैदिक समाज था उसमें सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी और सबसे प्रमुख इकाई कौन सी थी? कमेंट करके बताओ अब जल्दी से, है ना। देखिए फिर जब बात यहाँ पर आ रही है वैदिक काल की, हम लोग वैदिक समय को, वैदिक काल को पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर आप पढ़ लेते हैं। इसमें बात बताई गई है कि किसकी? वैदिक समाज में सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी। देखो अगर मैं कहूँ कि ग्राम, ग्राम तो हुआ करती थी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जो है ना, ये क्या हुआ करती थी? ये ग्राम हुआ करती थी। और इस व्यक्ति, इस इकाई का जो मुखिया हुआ करता था ना, उसे क्या बोलते थे? उसे ग्रामिक कहा गया था। उसे क्या कहा गया था? उसे ग्रामिक कहा गया था। एक तो बात आपने ये नोट कर लेनी है कि वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई और उसके मुखिया क्या बोलते थे? ग्रामिक। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें ना, यहाँ पर जन, जन अपने आप में क्या हुआ करती थी? वैदिक समाज की सबसे बड़ी इकाई। वैदिक समाज की सबसे बड़ी जो इकाई है ना, वो कौन सी हुआ करती थी? तो वैदिक समाज की सबसे बड़ी इकाई थी जन। और जन के जो मुखिया थे उनको क्या बोलते थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। यहाँ पर जन के मुखिया को अपने आप में क्या कहा गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर वैदिक काल पढ़ रहे हो तो इनके बारे में कोई भी आपके सामने क्वेश्चन बन जाएगा भाई, ठीक है ना। जल्दी से बताओ। तो मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन बताया भी था कि इनमें जो प्रमुख हुआ करता था वो कौन था? राजा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राजन बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? राजन। याद रखेंगे। अब ये तो हो गया कि सबसे छोटी इकाई, और ये क्या होगी? सबसे बड़ी इकाई। पूछा क्या था? सबसे बड़ी इकाई। अब आपको एक बात बताता हूँ मैं भी, जैसे हम लोग चर्चा करें वैदिक समाज की, तो आपको अच्छी प्रकार से पता है कि वैदिक समाज में लोहे की खोज हो चुकी थी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो चुका था? लोहे जो खोज है ना, लोहे की खोज ये हो चुकी थी। और जैसे ही लोहे की खोज हुई तो अब अगर मैं कहूँ कि जो वैदिक समाज है यह अपने आप में क्या हुआ करता था? ये एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। वैदिक समाज जो है ना, ये क्या था? वैदिक काल अपने आप में ग्रामीण सभ्यता थी। और यह ग्रामीण सभ्यता से प्रगति कर गया था फिर ये, ठीक है ना। ग्रामीण सभ्यता से प्रगति किस ओर? नगरीय सभ्यता की ओर, ठीक है ना। नगरीय सभ्यता की ओर ये प्रगति करने लग गया था फिर धीरे धीरे करके। क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पर लोहे की खोज हो चुकी है तो यहाँ पर कृषि और अर्थव्यवस्था के अंदर परिवर्तन होने लगा। और कृषि और अर्थव्यवस्था में जब परिवर्तन हुआ तो ये लोग धीरे धीरे क्या हुएगे? ये ग्रामीण से फिर नगरों की तरफ प्रस्थान करने लग गए थे। यानी ये सभ्यता किसी टाइम में ग्रामीण सभ्यता थी और फिर धीरे धीरे करके किस तरफ बढ़ने लग गई थी? नगरीय सभ्यता की तरफ बढ़ने लग गई थी भाई। याद रखोगे अच्छी प्रकार से। तो इसमें क्वेश्चन आपसे जो ही पूछ लिया गया था। और ये जो जन है ना, ये जन ही बाद में सबसे बड़ी इकाई तो थी। बाद में जन ने बाद में किसका रूप ले लिया था? जन ने बाद में जनपद का रूप ले लिया था। जनपद याद आया कुछ? आप पढ़ेंगे जनपद आगे कि कितने महाजनपद थे, और यही जो जनपद है ना, ये टोटल कितने थे? तो इसी के अंदर आते हैं कि कुल कितने महाजनपद थे। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। इन जनपद का जिक्र कहाँ पर किया गया है? तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय। और इसी अगुंतर निकाय में किसका वर्णन मिलता है? इस जनपद का वर्णन मिलता है। ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप जो है इससे
जो ऐसे वाले क्वेश्चन बने ना तो फिर आपका डाउट ना हो। क्यों? एक तो लोहे की खोज हुई ग्रामीण से, ये नगरीय की तरफ बढ़ने लगे, यही जन फिर जनपद, और यही जनपद बाद में क्या बन गया था? महाजनपद बन गया था। यही जनपद बाद में क्या बन गया? महाजनपद। महाजनपद का जिक्र ही कहाँ पर है? अगुंतर निकाय के अंदर है। आप आगे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आएंगे कि कुल कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे, उनके अंदर आप सब कुछ बातें पढ़ेंगे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट अरे आजा भाई। वैदिक काल में देवता की बात हो रही है, किस देवता को पशुओं का देवता भी कहा जाता है? छापो कमेंट के अंदर भाई। वैदिक काल में बात हो रही है कि ऐसा कौन सा देवता था जिसको पशुओं का देवता भी कहा गया था? अब देखो, जब यहाँ पर पशुओं के कौन सी बात हो रही है? हाँ, पशुओं के देवता की। इंद्र तो आपको पता ही है कि इंद्र जो है ये या तो कहा जाता था कि युद्ध का देवता, इनको या तो कहा गया था भाई युद्ध का देवता, या फिर इनको कहा गया था वर्षा का देवता। युद्ध का देवता या वर्षा का देवता किनको कहा गया था? इंद्र को। इंद्र को ही एक शब्द नाम से पुकारा गया था, कौन सा? पुरंदर। और पुरंदर का मतलब ही क्या होता है? किले तोड़ने वाला। तो याद रखोगे यहाँ पर इंद्र का सर्वाधिक बार यहाँ पर नाम जो है इसका प्रयोग हुआ है, सर्वाधिक बार चर्चा हुई है। यहाँ पर सर्वाधिक बार चर्चा हुई है तो कितनी बार हुई है? तो इनके शब्द की 250 बार यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर कि वैदिक काल में जो मुख्य देवता है वो किसको माना गया? वो इंद्र को माना गया है। और इंद्र को पुरंदर भी कहा गया था, और इंद्र को युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, और सर्वाधिक बार चर्चा हुई है 250 बार यहाँ पर। वरुण जो है ये अपने आप में क्या कहलाए थे उसमें? तो ये वायु देवता थे। वहाँ पर किसकी बात हो रही है? वायु देवता की। मारुत जो है ना, मारुत, इनको तूफान या आंधी का देवता कहा गया था। तूफान या फिर आंधी का जो देवता है ना, तूफान या आंधी का देवता। अब बच गया कौन यहाँ पर? तो एक, और उनका नाम यहाँ पर क्या आता है? रौद्र। और रौद्र ही अपने आप में क्या कहलाए थे? पशुओं का देवता। रौद्र का मतलब होता है क्रोध करने वाले देवता, क्रोध करने वाले देवता, क्रोध करने वाले देवता, ये क्या कहलाए थे? रौद्र कहलाए थे। और रौद्र को ही क्या कहा गया था? रौद्र को ही पशुओं का देवता कहा गया था, पशुओं का देवता कहा गया था। ठीक है, तो इसने पूछा क्या था कि निम्न में से किस देवता को पशुओं का देवता कहा गया था? ठीक है, आया समझ में? एक दो बातें और नोट कर लो यहाँ पर, क्या कि ऋग्वैदिक काल में जब बात यहाँ पर देवता की आती है ना, तो कहते भी देवता को खुश करने के लिए ना यहाँ पर क्या करना होता था? तो देवता को प्रसन्न करने के लिए या खुश करने के लिए इनको करना होता था बलि। किसकी बलि? तो कहते कि पशुओं की बलि यहाँ पर दी जाती थी। पशुओं की जो बलि है ना वो यहाँ पर दी जाती थी उस समय। याद रखेंगे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि। एक क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद काल में जो टैक्स हुआ करता था ना, टैक्स, टैक्स का एक नाम हुआ करता था, कौन सा? बाली। टैक्स को क्या कहा गया था? बाली कहा गया था। तो ये कुछ नाम होते हैं जो हमें अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर लेने हैं भाई। क्या ये बात आपको समझ में आई? आगे बढ़ें, ऑप्शन नंबर डी रहेगा रौद्र। रौद्र को ही क्या कहा गया है? पशुओं का देवता। वैदिक काल में कौन सा संगठन उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक बात तो इतना बता दो कि क्या सेशन आपको सही समझ में आ रहा है? कोई प्रकार की डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर क्लास को शेयर कर सकते हो। लगे डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं क्लास को बीच में देख लेता हूँ भाई, है ना? जिस बच्चे की जो डाउट आती है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आइए फिर, वैदिक काल में कौन सा संगठन है जो उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था? पहली बात आपको ये पता हो कि वैदिक काल में जो संगठन का जिक्र किया गया है वो 3 संगठन का यहाँ पर जिक्र किया गया है। 3 संगठन का जिक्र किया गया था। ठीक है, अब 3 संगठन कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। सभा, समिति, विद्य और ग्रामिक। ग्रामिक नहीं आएगा, ये पहले तीनों ही संगठन आएंगे। सभा, ये जो सभा है ये हुआ करती थी निम्न लोगों का समूह। या तो आप कहते हैं भी निम्न लोगों का
जो समूह है वो क्या कहलाती थी, वो सभा थी। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो साधारण लोगों का समूह है, साधारण लोगों का समूह, तो साधारण लोगों का जो समूह है वो संगठन कौन सा था, वो सभा। सभा की कितनी बार चर्चा हुई है, तो सभा की चर्चा हुई है यहाँ पर टोटल 8 बार। ठीक है, कितनी बार चर्चा हुई है, 8 बार चर्चा हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इसका हमारा ऑप्शन रहेगा, पूछा क्या गया है, उच्च वर्ग। तो उच्च वर्ग में हमारा ऑप्शन नंबर बी है, समिति। समिति जो है ना, ये आप ऐसे कह सकते हैं कि उच्च वर्ग का संगठन था। ये उच्च वर्ग का जो संगठन था ना, वो अपने आप में क्या कहलाया था, वो समिति कहलाया था। समिति की चर्चा कितनी बार हुई है, समिति की चर्चा हुई है 9 बार यहाँ पर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो प्रमुख संगठन था ना, यहाँ पर प्रमुख संगठन वो क्या कहलाया था, प्रमुख संगठन कहलाया था विधेय। विध या विधेय, इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, विधेय। विधेय भी लिखा आ सकता है ये, या ये विधेय या विधेय भी लिखा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रमुख संगठन कौन सा था, तो विधेय था। इसकी चर्चा कितनी बार हुई है, तो टोटल 122 बार इसकी चर्चा की गई है, याद रखेंगे यहाँ पर। तो प्रमुख तो पूछे तो विधेय हो जाएगा, उच्च वर्ग के लोगों का संगठन पूछे तो समिति हो जाएगी, और साधारण लोगों का या निम्न लोगों का पूछे तो कौन सी हो जाएगी, सभा। पूछा क्या गया है, उच्च वर्ग। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आइए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वैदिक सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है। भाई ऐसे आपको थोड़े से लेंथी क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी आपको पहचानना होगा कि इसमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है। यह पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, लोहे की खोज हुई थी, यह नगरीय सभ्यता थी, महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। क्या इनमें से कोई भी ऐसी लाइन है जो आपको लग रही है कि ये लाइन अपने आप में गलत है? गलत है तो कौन सी है, जल्दी से बताओ भाई, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ पर की लाइन कौन सी सही है या कौन सी गलत है। देखो, अब इसने पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। यह पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, आप कह सकते हैं बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आप पढ़ते हैं जिसको सिंधु घाटी को पढ़ते हैं, आप सिंधु सभ्यता को। जब आप सिंधु सभ्यता को पढ़ते हो तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ नोट डाउन कर लेनी है, ये कैसी थी, ये मातृसत्तात्मक थी। यहाँ पर मातृसत्तात्मक, ठीक है। नेक्स्ट, लोहे की खोज यहाँ पर हो चुकी थी, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर लोहे की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता की बात आती है तो यहाँ पर तांबे की खोज हुई थी भाई। यहाँ पर किसकी खोज हुई थी, यहाँ पर तांबे की खोज हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, यह नगरीय सभ्यता थी, नहीं यही तो गलत है। नगरीय सभ्यता कौन सी थी, नगरीय सभ्यता तो ये थी, ये थी नगरीय सभ्यता। तो कौन सी, सिंधु सभ्यता, ये थी नगरीय सभ्यता। तो फिर जो वैदिक सभ्यता है वो अपने आप में कौन सी थी, वो नगरीय नहीं थी, कैसी थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। अभी आप पिछले क्वेश्चन में जिक्र करके आए थे ना कि यह ग्रामीण सभ्यता थी, और ग्रामीण सभ्यता से धीरे धीरे करके ना बाद में क्या होने लग गया था, ये लोग नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लग गए थे, क्योंकि लोहे की खोज हुई, लिखा भी हो इसके अंदर। और लोहे की खोज होने के साथ में यहाँ पर कृषि और अर्थव्यवस्था जो है आप कह सकते हैं, तो वो उसमें परिवर्तन होने लगा, और परिवर्तन हुआ तो लोग धीरे धीरे करके क्या हो गए थे, ग्रामीण से नगरीय की तरफ बढ़ने लग गए थे। लेकिन शुरुआत में ये सभ्यता कैसी मानी गई है, ये ग्रामीण सभ्यता थी, और ये कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, बिल्कुल सही बात आप अभी बढ़ करके आए हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बार चर्चा हुई है वो किस देवता की हुई है, या युद्ध का देवता किसे कहा जाता है, या फिर मैं कहूँ कि पुरंदर किसको कहा गया था, ये आप अभी पढ़ करके आए हैं भाई। क्लियर हुआ क्या? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ बातें याद रखना, यह मातृसत्तात्मक है, यहाँ पर तांबे की खोज हुई थी, ये नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और यहाँ पर ये नगरीय सभ्यता ना होकर क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। और यही क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हमारा आंसर रहेगा। क्या क्लास सही चल रही है, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? किसी प्रकार की डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो।
निम्न में से कौन सा यज्ञ राज्याभिषेक के समय किया जाता था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ऐसा कौन सा यज्ञ है जो राज्याभिषेक के समय किया जाता था? बताओ भाई, यहाँ पर राज्याभिषेक के समय किया गया जो यज्ञ है वो क्या कहलाया था अपने आप में? देखो, अगर मैं कहूं कि जो यज्ञ है ना, यज्ञ टोटल कितने प्रकार के यज्ञ की चर्चा की गई है? टोटल 3 प्रकार के यज्ञ की चर्चा की गई है। ठीक है, 3 प्रकार के यज्ञ की चर्चा की गई है। तीनों कौन कौन से हैं तो सुन लो यहाँ पर। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजसेय यज्ञ। यहाँ पर बात हो रही है अश्वमेध जो यज्ञ है ना, ये तो आपको पता है कि जो मान लीजिए घोड़े हैं, ठीक है, तो घोड़े को यज्ञ करके, घोड़े को ना यज्ञ करके इसको छोड़ दिया जाता था। ठीक है, घोड़े को छोड़ दिया जाता था। इसमें क्या हुआ करता था कि घोड़े को यज्ञ किया और उसको छोड़ दिया, और जहां जहां पर भी यानी जिस क्षेत्र तक घोड़ा जाता वो जो पूरा का पूरा एरिया है वो फिर किसका हो जाता था? वो राजा का हो जाता था। लेकिन अगर मान लो इस छोड़े हुए घोड़े को किसी ने पकड़ लिया, किसी ने पकड़ लिया, और वो किसी का मतलब मान लो सामने से किसी राजा ने इसको पकड़ लिया है, किसी व्यक्ति ने इसको पकड़ लिया है, तो जिस राजा ने इस घोड़े को छोड़ा वो राजा क्या काम करता? उस व्यक्ति के साथ में फिर युद्ध करता। क्या करता था? युद्ध करता था। तो याद रखेंगे अच्छी प्रकार से कि अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या था कि घोड़े को यज्ञ करके छोड़ दिया गया था, और जो भी इस घोड़े को पकड़ता राजा उसके साथ युद्ध करता था। जो वाजपेय यज्ञ है ना, ये अपने आप में था एक प्रकार का राजा की शक्ति का प्रदर्शन। राजा की शक्ति का जो प्रदर्शन है, या मैं इसमें ये बोल दूं कि जो रथ है ना, रथ की दौड़ इसके अंदर आप कह सकते हैं कि रथ की दौड़ इसके अंदर हुआ करती थी। रथ की दौड़ हुआ करती थी। पूछा क्या गया है राज्याभिषेक के समय, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर रहेगा हमारा, राजसेय यज्ञ। देखो नाम से स्पष्ट है, राजसेय यज्ञ। तो 3 प्रकार के यज्ञ की चर्चा है। आपने पढ़ा कितने प्रकार के आश्रम की चर्चा है, तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के वेद है, पुराण है, फिर आपने पढ़े थे कि यहाँ पर उपनिषद है। सब चीज़ें मैंने आपको कल और आज के अंदर करवा दी है। ठीक है, तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। और एक सूचना आपके लिए फिर से बता दूं कि 10 मिनट का जो हमारा शो है उसकी आज हमारी पहली क्लास हो चुकी है, और ये क्लास चलती है सुबह 9 AM, यानी सुबह 9 बजे चलती है भाई। और 8 से 10 मिनट के अंदर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं। आज जो हमारी क्लास हुई उसके अंदर हमने देखा कि युद्ध अभ्यास, और युद्ध अभ्यास आपको पता है वहां से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर बन जाता है। ठीक है, तो क्योंकि वो स्टैटिक जीके के अंदर आ रही है चीज़ें, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये 10 मिनट का शो और ये क्लास आपकी बहुत लंबे समय तक चले अब की बार। ठीक है, और आपका काम इतना ही कि सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो भाई, और अच्छे वाले कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला हो भी बच्चे क्लास को देखते हैं भाई। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी क्लास के अंदर कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।